हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें पेट का सिलेबस कवर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत छोटे छोटे से वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं हम। मॉर्निंग 7 से क्लास शुरू हो जाती है रात के 9 बजे तक। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी जो भी प्रायोरिटी है, जिस भी सब्जेक्ट पे आप फोकस करना चाहते हैं, उसके क्वेश्चंस लगा करके आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्लासेस आ रहे हैं ये हमारे प्रैक्टिस क्लासेस हैं। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस सब्जेक्ट को, उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करिए जो भी आपके पेट में पार्ट्स आते हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं हमारे, जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पर्सनल क्वेरीज के लिए, हमारे कोर्सेज के लिए और न्यू अपडेट्स के लिए 2 ऐप है हमारे, क्रेविंग्स और काबिल। आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे और हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, फ्री क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहला जो कोर्स है हमारा वो है लूसेंट का कोर्स, 199 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें एक्सरसाइज पे बहुत फोकस किया गया। आपको पता है लूसेंट की बुक में कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज दी होती है, वो कंप्लीट कराई गई है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यानी कि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक खरीद सकते हैं, ये कोर्स हमारा खरीद सकते हैं। हिंदी में ये सिलेबस रहने वाला है, ये पूरा कोर्स रहने वाला है, फिजिक्स का ओनली वॉल्यूम 1 है। तो इन सभी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं या किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एनडीए का 6 मंथ का कोर्स रहने वाला है, जो आपके लिए इतने अमाउंट में है। 600 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, जो आप इन्हें देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट भी होगा वहाँ पर, एक्सरसाइज भी होगी, डाउट क्लियरिंग होगा, इंडिविजुअल सेशन आप ले लिया जाएगा अगर आपको कोई डाउट आता है। 360 डिग्री कवरेज की गई है सिलेबस की, तो उसके लिए भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 ईयर का भी पैकेज है हमारे पास, तो 600 प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो हैं वो 1 ईयर के लिए ओपन रहेंगे आपके लिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आपको नीड है, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के टोटल 4 पार्ट्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के इस बार इलेक्शन भी हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, तो ये सभी जो है, ये दोनों टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम पार्ट 1 से, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो किसके इक्वल होता है, किसके समकक्ष होता है, ये कह सकते हैं। किसके समकक्ष होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति के, फ्रांस के राष्ट्रपति के, ब्रिटेन के राष्ट्रपति सम्राट से, या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति से? भाई राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रिटेन का जो सम्राट है। यानी कि ब्रिटेन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, क्योंकि एलिजाबेथ सेकेंड जो थी उनका भी निधन हो गया है रिसेंटली। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाली मोनार्की या फिर रही हैं वो, 70 सालों तक उन्होंने क्या किया है। 1952 में बन गई थी वो महारानी, और अभी रिसेंटली जो है वो एक्सपायर हुई हैं। तो ये चीज़ अपने आप में न्यूज़ में है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के सम्राट जो जैसे होते हैं, यानी कि वहाँ की जो रानी एलिजाबेथ थी, उनका जो महारानी एलिजाबेथ थी, उनका जो पदवी है वहाँ पर, जो उनका स्टेटस है, सेम वही स्टेटस हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का है। बस हमने क्या कहा है इनको, हमने कहा है भारत का राष्ट्रपति, और उन्होंने कहा है ब्रिटेन का सम्राट। अगला सवाल है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विरोधी दल का नेता होता है, या भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है? अब हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ये 3 पिलर्स होते हैं। और अगर बात करें चौथा पिलर कभी पूछते हैं, तो चौथा पिलर जो है वो मीडिया को कहा जाता है। फिलहाल 3 पिलर्स पे फोकस करते हैं। तो कार्यपालिका को हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर पूछ रहा है कि एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका हेड कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव का हेड आपका राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अगला सवाल है इंडियन पार्लियामेंट। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है अपने आप में, और हर जगह आप, कई जगह आप ये चीज़ लिखा पढ़ पाओगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। यानी कि कार्यपालिका का हेड कौन है? राष्ट्रपति है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एक क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है कि
कार्यपालिका का हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? तो आंसर दोनों का ही राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्रपति जो होते हैं वो हेड ऑफ दी स्टेट होते हैं, राज्य के प्रधान। स्टेट का मतलब यूपी एमपी से नहीं, स्टेट का मतलब है इंडिया। और अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो सरकार का प्रधान, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पूछा जाए हेड ऑफ दी गवर्नमेंट कौन हो जाएगा, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो जाएंगे आपके प्राइम मिनिस्टर। कौन हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। हेड ऑफ द स्टेट, राज्य का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रधान कौन है? तो फिर वो कौन हो जाएगा? पीएम हो जाएंगे। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग आंसर मैंने बता दिए हैं। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना ही, वो क्वेश्चन हम जब हम प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तब देखेंगे, और ये क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं आपका राष्ट्रपति तब देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत सिंपल सा आंसर है, देश का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? अगेन सेम क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा इसको। अगला सवाल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? रटने वाला सवाल है, यानी कि अपने पास तीन सेनाएं हैं ना, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर पूछा जाए इनके अलग अलग हेड होते हैं। सबसे पहले ये तो इंडियन आर्मी का चीफ कौन है, नेवी का चीफ कौन है और एयरफोर्स का चीफ कौन है। अब इन तीनों का ही चीफ कौन है? तो सुप्रीम कमांडर उसको कहा जाता है, और सुप्रीम कमांडर हमारे कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलती मत कर दीजिएगा कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कमांडर पीएम हो जाएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि पीएम जो है सारे आदेश देते हैं, पीएम के हाथ में जो पीएम कहते हैं वही होता है। प्राइम मिनिस्टर की सरकार भी इसको कह दिया जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज रटने वाली, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि रटने वाली चीज है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी या फिर सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस किसको कहा जाता है? तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड कौन है? ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अगला सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में। भारत का राष्ट्रपति होता है, कौन होता है? भारत का वास्तविक शासक होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पर ए और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, क्योंकि संविधान की कसम खाता है कि मैं संविधान को कभी भी टूटने नहीं दूंगा, संविधान का वायलेशन नहीं होने दूंगा। अब भारत का वास्तविक शासक की अगर हम बात करें तो वो होते हैं पीएम, क्योंकि इनको हम कहते हैं रियल हेड ऑफ द स्टेट, रियल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं? रियल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, अब अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो ये नामित होता है, इनको हम कहते हैं नॉमिनल हेड। अगर जिस तरह से पीएम हमारे रियल हेड है, और अगर प्रेसिडेंट को हम बोलेंगे तो प्रेसिडेंट को हम बोलेंगे नॉमिनल हेड। क्या बोलेंगे? नॉमिनल हेड, यानी कि नामित। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राज्य और सरकार का अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। बहुमत दल का नेता भी एक्चुअली कौन होता है? लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो पीएम होता है, और जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वो सीएम होता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? थोड़ी देर पहले अभी हमने देखा कि तीनों सेनाओं का जो कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, नहीं पूछा है। फोकस ऑन दिस वर्ड एंड फटाफट से आप सर्कल कर ले, अंडरलाइन कर ले, जो भी आपको सुविधाजनक लगता हो। पहली क्वालिफिकेशन है कि वह एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भाई सारे सही है, डी गलत है। डी क्यों गलत है? क्योंकि उसमें संसद के किसी सदन का सदस्य हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। जो संसद का सदस्य नहीं होता है, या फिर ये जरूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य
होना चाहिए। बस हाँ, वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, स्वस्थ दिमाग वाला हो, ठीक है, बैंकरप्ट वगैरह ना हो, और भारत के किसी भी दूसरे पद पर, सरकारी पद पर आसीन ना हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, याद रखिएगा। तो 3 तो आप बिल्कुल A B C इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, रट लीजिए। और D जो होगा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी सदन का मेंबर होना जरूरी नहीं है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए आयु पूछी जा रही है, कितनी आयु पूरी हो जानी चाहिए। तो सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती है वो होनी चाहिए। हालांकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष की उम्र, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र आपको पूरी कर लेनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की उम्र हो, ठीक, और आपका लोकसभा का सदस्य बनने वाली सारी आपके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और साथ में आपका क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके पहले हम लोकसभा राज्यसभा पढ़ चुके हैं। लोकसभा में 25 वर्ष उम्र मांगते हैं और राज्यसभा में आपकी 30 वर्ष उम्र मांगते हैं। तो भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों का उम्र नहीं याद रखना है राष्ट्रपति वाले में, इसमें 35 याद रखना है। प्लीज इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना कि लोकसभा का सदस्य बनने वाली सारी योग्यताएं होनी चाहिए तो उम्र भी लोकसभा वाली ही होगी, बिल्कुल नहीं, 35 वर्ष उम्र है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु यानी कि मैक्सिमम आयु भी कुछ बताई गई है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं बताई गई है। तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोई आयु सीमा नहीं है। 35 वर्ष की उम्र जिसने कर ली है वो, और हमारा आगे चल के 80 या 90 वर्ष की उम्र तक वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मिनिमम लिमिट बताई गई है कि मिनिमम 35 साल का तो होना ही चाहिए। अगला सवाल है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो मैक्सिमम भी कोई रेट यहाँ पर नहीं बताया गया है कि 2 या 3 बार 4 बार चुन ले, कितनी भी बार चुना जा सकता है, ठीक, कितनी भी बार चुना जा सकता है। अगर हम बात करें अभी तक के जो सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो 10 सालों तक क्या रहे थे? प्रेसिडेंट रहे थे। क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम बने 1952 में, फिर इसके बाद वो अगली बार फिर से चुन लिए गए और 1962 तक हमारे राष्ट्रपति रहे। तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो ही हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार चुना जा सकता है वो व्यक्ति। ओके फाइन, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष, अब एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, तीसरा होता है मनोनयन के द्वारा या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान। तो भाई अप्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के लिए डी पद्धति, यानी कि आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये जो है पद्धति ये अपनाई जाती है, ना कि आपका सूची पद्धति, सच्चाई, सापेक्ष, कुछ भी नहीं। जितना बड़ा नाम है इंग्लिश वाले भी समझ ले, क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। इंग्लिश देख लो, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव विवादित हो जाए कि इन्होंने गलती से वोट ले लिए, ज़्यादा वोट ले लिए, वो तो गलत हो गया, वो किसी पागल ने वोट कर दिया, या फिर इनकी टीम ज़बरदस्ती पैसे देके इन्होंने वोट दिया, कुछ भी हो सकता है। इस तरह का कुछ भी विवाद होता है तो फिर कौन उसे शॉर्ट आउट करता है? तो उसे शॉर्ट आउट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करती है। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय। इस बात को ध्यान रखिएगा। जितने भी फेडरल मैटर्स होते हैं या फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से लेकर के कोई मुद्दा होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो प्रस्तावक और अनुमोदक कितने हो सकते हैं? 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। राइट आंसर हो जाएगा आपका 50-50। 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। जस्ट रिमेंबर इट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात
अयोग्यता मानी जाएगी। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति किसे नहीं चुना जा सकता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। वो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो चुना जा सकता है, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो भी वो चुना जाएगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहारित हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बन सकता हो तो भी उसे चुना जाएगा। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, और यही चीज मैंने बताई थी कि वो किसी अन्य ऑफिस या फिर अन्य किसी पद पर नहीं होना चाहिए। अगर वो है किसी भी ऐसे पद पर तो उसे वो जब वो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है उसके पहले ही उसको छोड़ना होगा वो ऑफिस, या चुन लिया जाता है तब। अब यहाँ पर जो है सिंपल सा ये है कि अगर वो लाभ के पद पर है तो उसको नहीं बनने दिया जाएगा प्रेसिडेंट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, डी जो है इस बात का सही आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, अभी सिंपल से मैंने आपको बताया, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, या फिर खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, कौन कराता है राष्ट्रपति का चुनाव? आपके जो इलेक्शन कमीशन है वो कराता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, प्लस आपका किसका चुनाव? आपका विधानसभा और विधान परिषद, इन सब का चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन कराता है, याद रखिएगा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधानसभा परिषद, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। राइट आंसर जो होगा आपका, अच्छा यहाँ पर वो आपका डी हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली जो है वो राष्ट्रपति के इसमें अपनाई जाती है। बाकी ए, बी और सी तीनों ही जो है वो कह सकते हो कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस ही होते हैं, बट जो ये वाली पद्धति है वो राष्ट्रपति में अपनाई जाती है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? अभी हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ही इंटरफेयर कर सकता है, नोबडी एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है? क्या कहा गया है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि भाई अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी मैटर है इलेक्शन से रिलेटेड तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। भैया ये कहता है आर्टिकल 71। कौन कहता है? आर्टिकल 71। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो जो राष्ट्रपति के लिए खड़े होते हैं इलेक्शन में उनके पास 2 सप्ताह होते हैं, यानी कि 14 दिन का समय होता है। तो कभी कभी ये इस तरह से ऑप्शन आएगा और कभी कभी ये इस तरह से भी ऑप्शन आएगा। तो क्या करना है आपको? दोनों तरह से याद रखना है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप वहां पर भूल जाएंगे, यहाँ पर 14 तो नहीं था या कभी 14 सप्ताह लिख दें। तो याद रखिएगा कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, ठीक। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? सिंपल सा है, तो 5 वर्ष बाद फिर से आपके चुने जाते हैं राष्ट्रपति। तो अभी इसके पहले कौन थे? कोविंद जी थे। अभी इसके बाद कौन बने? 5 साल हो गए उनको कंप्लीट, अभी वो मुर्मू जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 जो है वो ये कहता है कि जिस दिन से उसने शपथ ली है उस दिन से अगले 5 साल तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और अक्सर ये कराया जाता है, सपोज आज की तारीख से उसका 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो क्या किया जाता है कि उसके मुश्किल से 15 दिन या 10 दिन पहले, 1 महीने पहले ही इलेक्शन करा लिए जाते हैं। और ऐसा टाइम रखा जाता है कि जिस दिन से उनका कार्यकाल समाप्त हो उसके बाद ही तुरंत नया प्रेसिडेंट आ जाए। और इन केस अगर इलेक्शंस लेट हो जाते हैं तो क्या किया जाता है कि वो तब तक उस पद पर बने रहेंगे जब तक कोई नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। यानी कि सिंपल सी बात ये समझो कि ये एक ऐसा पद है जिसे हम कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगला सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्चुअली यही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी ना किसी तरीके से कि राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो होते कौन कौन लोग हैं उसमें शामिल। तो इसमें से डायरेक्ट याद रखो कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। समझ में आई बात? यानी कि लोकसभा होगा, इसमें राज्यसभा होगा वो तो ठीक है, विधानसभा होगा और विधान परिषद होगा, ठीक है, लेकिन परिषद नहीं होगा। इसमें कौन कौन होगा? ध्यान से सुनो, लोकसभा,
राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स, जो मनोनीत वाले होते हैं वो नहीं होंगे। फिर इसके बाद आपका विधानसभा होगा, विधानसभा के भी कौन से मेंबर्स होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उसमें भी निर्वाचित आपके जो मनोनीत वाले हैं वो नहीं होंगे। तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और सिर्फ एक अंतर हो जाता है कि लोकसभा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा के पूरे मेंबर्स, इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, सारे पार्टिसिपेट करते हैं और विधानसभा नहीं करती है। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो नहीं सही उसे देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि अभी हम तब से यही देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचक मंडल के भाग लेते हैं, इसलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब या एक या दो से अधिक विधानसभाएं भंग हो। बिल्कुल सही है। याद रखना क्या कि अगर एक दो विधानसभाएं भंग हैं, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे कि उस समय जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो लोग, या फिर इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मत मूल्य से कहीं भी अधिक होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है। अगला सवाल, कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो जाता। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी, अच्छा सी क्यों सही मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली। तो ये याद रखना। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट में जरूर बात की जाएगी। अभी याद रखो कि राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो संसद के द्वारा हटाया जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो संसद द्वारा महाभियोग। तो ये जरूर याद रखना कि पार्लियामेंट द्वारा ही महाभियोग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट लेकर के आया जाता है। अब क्या प्रोसेस है, कैसे आता है, सब हम अगले पार्ट में सीखेंगे। तो ये आज आपके 30 क्वेश्चंस थे, जो सारे के सारे, मतलब एक दो नहीं, 30 के 30 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, रिकमेंड करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।